चलिए दोस्तों, आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स को शुरू करते हैं, जिसे हम लोग मौलिक कर्तव्य बोलते हैं, जो कि हर एक सिटीज़न के लिए, हर इंडियन सिटीज़न के लिए जानना मस्ट है। अब यहाँ से देखो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ जो हम लोग इसके ट्रिक्स डिस्कस करेंगे, ट्रिक्स से हम लोग कैसे इसको याद करें। तो सबसे पहले आप लोग कुछ फैक्ट्स है जान लीजिए। उसके साथ साथ जो है लास्ट में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन के बगैर जो आप लोगों का कंसेप्ट या बोल सकते हो जो टॉपिक पढ़ा हुआ है वो बेकार लगता है, क्योंकि उसके बाद कुछ भूलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं वो याद रहता है। तो आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिए, हम लोग क्वेश्चन करके जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स का जो नंबर था स्टार्टिंग में 7 दिए गए थे, लेकिन जब राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था, जो कि आर्टिकल 31 में था, उसके बाद जो फंडामेंटल राइट्स का नंबर जो बचा था वो 6 बचा है। तो इसे संविधान के जो है भाग 3 में रखा गया है, भाग 3 में रखा गया है, जो कि आर्टिकल 12 से लेके 35 तक रखे गए हैं। और पार्ट 3 को क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ये जो होता है रॉयल या ग्रेट चार्टर ऑफ द राइट्स होता है। मीन्स एक चार्ट है, ठीक है, एक चार्टर है राइट्स का। अब ये जो होता है मौलिक कर्तव्य, ये कहाँ से लिए गए हैं? ये यूएसए का जो राइट ऑफ बिल है या बिल ऑफ राइट्स है, वहाँ से ये उठाए गए हैं। मीन्स यूएसए के संविधान से ये लिए गए हैं। एक चीज़ और जान लेना ज़रूरी है क्या? अपने यहाँ के जो संविधान है, राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो यूएसए से भी ज़्यादा एलोबरेटेड हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ अब फंडामेंटल की राइट की संख्या कितनी बची है? केवल 6 बची है। सबसे पहले ये कर्तव्य 7 थे, अब जिसको इसमें क्या था, राइट ऑफ प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है आफ्टर 44th अमेंडमेंट ऑफ द 1978। अब देखो, इससे फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, क्या उसे कोई सस्पेंड, क्या उसे कोई खंडित कर सकता है, निरस्त कर सकता है, प्रतिबंध कर सकता है उस पर कोई, या तो कोई उससे भंग कर सकता है? हाँ बिल्कुल। तो फंडामेंटल राइट्स जो है उसे, ठीक है, संसद के द्वारा इसमें इसका खंडन भी किया जा सकता है, इसे भंग भी किया जा सकता है, निरस्त भी किया जा सकता है, इस पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। अब देखिए राष्ट्रपति की पावर क्या होती है फंडामेंटल राइट्स को लेके। तो राष्ट्रपति, मान लेते हैं कि कोई इमरजेंसी आ गई, ठीक है, इमरजेंसी के दौरान, जैसे मान लेते हैं कि वार आ गया, तो वार के दौरान इसे सस्पेंड किया जा सकता है। सस्पेंड का मतलब निलंबित, ठीक है। निलंबित करने का अधिकार किसको होता है? ये हमारे राष्ट्रपति को होता है। केवल 20, आर्टिकल 20 और 21 के अलावा, आर्टिकल 20 और 21 को जो है यहाँ पे प्रतिबंधित, ये निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो आर्टिकल 20-21 ऐसा क्या है? तो आर्टिकल 20 क्या कहता है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। अगर अपराध हो रहा है उसमें जो है प्रोटेक्शन का अधिकार हमको मिला है। प्रोटेक्शन, आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल प्रॉपर्टी, कि हमारी लाइफ का प्रोटेक्शन, हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी का भी प्रोटेक्शन ये आर्टिकल 21 देता है। इन चीज़ों को छोड़ के बाकी सबको निलंबित किया जा सकता है। तो आप लोग याद रखना है क्या, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आर्टिकल 20 कि राष्ट्रपति जो है फंडामेंटल राइट्स को निलंबित कर सकता है, आर्टिकल 20 और 21 के अलावा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसकी हम लोग ट्रिक जान लेते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है? ट्रिक। अब देखिए इसकी छोटी सी ट्रिक है, बस आप लोगों को यही याद रखना है क्या। देखो, ई ने कहा फ्रीडम चाहिए तो शोध करो। ई ने क्या कहा? अगर फ्रीडम चाहिए तो शोध करो। शोध का मतलब होता है रिसर्च करना, ठीक है। शोध करो और शिक्षा को बढ़ावा दो, निदान पाओ। मतलब क्या है? अगर आप लोगों को स्वतंत्रता चाहिए तो शोध करो, शिक्षा को बढ़ावा दो और निदान पाओ, ठीक है। निदान मतलब रिलैक्स पाओ। अब देखो ई का मतलब क्या है यहाँ पे? तो ई का मतलब क्या है? राइट ऑफ इक्वालिटी, मतलब समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक डिस्क्राइब किया गया है? ये आर्टिकल 14 से लेके 18 तक बताया गया है। इसमें समानता का अधिकार है। इसका मतलब आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18। तो इसमें एक चीज़ और याद रखना, इसमें डायरेक्ट पूछता है कि आर्टिकल 14 क्या कह रहा है, आर्टिकल 15 में क्या है, आर्टिकल 16, 17, 18 में क्या है। तो इसके लिए भी मेरे पास एक ट्रिक है, लेकिन हो सकता है लेक्चर लंबा चला जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं किया। चलिए थोड़ा डिस्कस कर ही लेते हैं। तो देखिए आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 ये क्या कहते हैं, इसके लिए भी एक ट्रिक है मेरे पास। क्या? तो आप लोगों को एक छोटी सी ट्रिक याद रखना है। LAW, ला, DOUBT। अब देखिए ला का मतलब क्या है? तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर ला, मतलब जो है कानून के सामने हर एक कोई, ठीक है, इक्वल है, ठीक है। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब हर एक के लिए इक्वल प्रोटेक्शन है, इक्वल लॉ है सभी के लिए। तो ला डाउट याद रखना है। तो देखिए ला में क्या है? 14। डी से क्या है? इसमें 15 डिस्क्राइब किया। तो 15 क्या कहता है? डी से हमें बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब पक्षपात। तो दूसरा क्या कहता है 15?
प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इसका मतलब क्या है? अगर कोई भी धर्म के बेसिस पे, जाति के बेसिस पे, ठीक है, आपके सेक्स के बेसिस पे, मेल फीमेल के बेसिस पे, या तो आप कहाँ पैदा हुए हैं उस बेसिस पे अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है तो आपको अधिकार कहाँ से मिल रहा है? तो राइट ऑफ, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्रोहिबिशन। आर्टिकल 15 आपको ये अधिकार दे रहा है कि आप उसके अगेंस्ट लड़ सकते हैं। अगर आपके इन अधिकारों को कोई एक्सेप्ट करने से इनकार कर रहा है तो आप लोगों को ये अधिकार दिया गया है आर्टिकल 32 में, जिसे बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। उसके अकॉर्डिंग आप लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। तो ये आर्टिकल 15 हो गया। तो आर्टिकल 14, 15, 16, अब देखो 16 क्या कहता है? तो ला, DOUBT, 14 हो गया, 15 हो गया। अब 16 में देखो, 16 में क्या है? अपॉर्चुनिटी। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अगर कहीं पर भी कोई एम्प्लॉयमेंट है तो हर एक को अधिकार है कि उसका इक्वल राइट रखता है उस जॉब को करने के लिए, उस एम्प्लॉयमेंट को करने के लिए। आपको कोई भी रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। अब देखो 15 हो गया, तो आर्टिकल 16 देख लेते हैं। तो आर्टिकल 16 क्या कहता है? तो आर्टिकल 16 हमारा ये हो जाएगा 16 के लिए, ठीक है। तो आर्टिकल 16 क्या कहता है? ओ आर्टिकल 16 में एक्सप्लेन कर दिया। अब 17 पे आ जाते हैं। तो आर्टिकल 17 क्या कहता है? अब हमारा यू आता है। यू का मतलब होता है अनटचेबिलिटी। तो देखो आर्टिकल 17 हमें क्या अधिकार देता है कि एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस। अगर कोई भी अभी भी छुआछूत वाला बवाल अभी भी कर रहा है तो आर्टिकल 17 ये आपको अधिकार दे रहा है कि आप उसके अगेंस्ट जाके, ठीक है, केस कर सकते हैं। अब देखो, अब क्या बचा? डाउट में बी बचा। बी चलो स्मॉल मान के इसको यहाँ पे कुछ नहीं तो इसको छोड़ देना है बी आपको, आप लोगों को बस। अब लास्ट वाला हमें टी। अब देखो टाइटल्स है, एबोलिशन ऑफ द टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। तो आर्टिकल 18 क्या कहता है? आर्टिकल 18 ये कहता है कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमी। तो देखिए इसको थोड़ा एलेबरेट कर लेते हैं, ये क्या कहता है। तो आर्टिकल, ठीक है, ये हमारा क्या कहता है? देखो अब कोई भी टाइटल है, मीन्स 18 अब क्या कहता है? मान लेते हैं कोई भी इंडियन किसी फॉरेन में रह रहा है, सॉरी फॉरेन, हाँ बोल सकते हैं, या तो कोई भी फॉरेनर इंडिया में रह रहा है, या तो कोई इंडियन ही है, अगर उसको कोई भी टाइटल मिला है उसको एक्सेप्ट वो नहीं कर सकता है जब तक कि राष्ट्रपति की, ठीक है, अनुमति ना हो। दैट इज़ द प्रोहिबिशन ऑफ, ठीक है, जिसे बोल सकते हैं क्या, मान लेते हैं जैसे कि कोई भी, आप लोगों को एक पुराने ज़माने में जैसे बोलते थे किसी को महाराजा, राज बहादुर, राय साहब, दीवान बहादुर। तो ये सब जो है टाइटल्स अब मान्य नहीं हैं, ठीक है। आर्टिकल 18 जो है इन सब को प्रोहिबिट करता है, इन सब को जो है बैंड करता है। ये सब टाइटल्स जो है नहीं दिए जा सकते हैं। क्यों? इन टाइटल्स का मतलब है कि वो आदमी आपसे ऊपर है, लेकिन नहीं, इंडिया में हर एक कोई जो है इक्वल राइट्स रखता है, हर एक चीज़ का हर एक कोई इक्वल है। तो लेकिन इसके अलावा इसके अलावा ये है कि जब 1996 में सुप्रीम कोर्ट में एक फ़ैसला आया था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ नेशनल अवार्ड्स। नेशनल अवार्ड्स में क्या था? जैसे कि भारत रत्न हो गया, पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्मश्री, ये सारे जो अवार्ड्स थे, इन अवार्ड्स को जो है, ठीक है, अपहेल्ड किया जा सकता है, इन अवार्ड्स को जो है लगाया जा सकता है, दिया जा सकता है, लेकिन इसे कोई भी अपने प्रीफिक्स या सफिक्स में अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता है, ठीक है। तो ये सारे अवार्ड्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी अपने नाम के आगे प्रीफिक्स या सफिक्स नहीं लगाएगा। ये था आर्टिकल 18। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आर्टिकल 14 से 18 पूरा एक्सप्लेन हो गया है, उसी तरीके से हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये ने कहा फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम का मतलब है, ठीक है, राइट ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से लेकर 22 तक डिस्क्राइब किया गया है। 1922 तक डिस्क्राइब किया गया, मीन्स 19, 20, 21, 22, ठीक है, यहाँ तक इसका डिस्क्रिप्शन किया गया है, जो कि क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें भी जो है, इसकी भी एक ट्रिक है, तो जो है आगे हम लोग किसी लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो शोध, अब देखिए शोध, ई ने कहा फ्रीडम चाहिए तो शोध करो। शोध मतलब राइट ऑफ द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन।
शोध से हमें याद रखना शोषण, ठीक है, शोषण के खिलाफ। तो शोषण के खिलाफ बोलने का अधिकार, लड़ने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 23 और 24 में। शो से शोषण याद रखना है। अब देखो शो से शोषण, अब उसका जो सेकंड वर्ड आता है धा। अब धा का मतलब होता है धर्म, तो चलिए देख लेते हैं। धा का मतलब होता है धर्म। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजन, कोई भी अपने धर्म का स्वतंत्रता से पालन कर सकता है, किसी भी धर्म को फ्रीडम रूप से मान सकता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं हम लोग। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसमें देखो क्या है, कोई भी धर्म चाहे, ठीक है, फ्री प्रोफेशन कर सकता है, अपने धर्म की फ्रीली प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है, इसको प्रोपोगेट कर सकता है, मीन्स प्रचार प्रसार कर सकता है। आर्टिकल 25 कहता है अपने धर्म के अफेयर्स को मैनेज कर सकता है। ये आर्टिकल 26 कहता है आपको किसी भी धार्मिक स्थान पर जाने के लिए कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, तो पेमेंट ऑफ द टैक्सेस से रोकता है आर्टिकल 27। 28 क्या कहता है कि अगर आपको पूजा करना है, कोई भी धार्मिक, ठीक है, कॉन्फ्रेंस हो रहा है, अटेंड करना है, इन सबको आपको कम्प्लीटली फ्रीडम दी गई है। तो ये जो था धर्म का अधिकार था 25 से 28 तक। अब चलिए क्या था, ई ने कहा ठीक है फ्रीडम चाहिए तो शोध करो, शिक्षा को बढ़ावा दो। अगला क्या है हमारा शिक्षा, तो शिक्षा, ठीक है, कल्चरल एंड द एजुकेशनल राइट। तो अगला क्या दिया गया है हमें, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट दिया गया, शिक्षा और संस्कृति का पूरा अधिकार दिया गया। हर एक को जो है शिक्षा का पूरा पूरा अधिकार है, कल्चर का पूरा पूरा अधिकार है कि अपनी संस्कृति को मेंटेन रख सके। अब देखो निदान, अब देखिए निदान जिसे इसमें क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ भी बोलते हैं। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, इसे क्या कहा गया है, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने इसी को संविधान की आत्मा कहा है, किसे, आर्टिकल 32 को, दैट इज़ द सोल एंड हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये देखो हर एक को अधिकार देता है, अगर उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली जा सकता है, हाई कोर्ट जाए बगैर, ये अधिकार दिया गया है। तो अब देखिए आर्टिकल हमारा 12 और 13 रह गया। तो देखो आर्टिकल 12 में क्या कहा गया है, ये स्टेट, इसमें क्या दिया गया है, डिफिनेशन ऑफ द स्टेट दी गई है। आर्टिकल 13 में क्या कहा गया है, मतलब ऐसा कोई भी अगर कानून बनाया जा रहा है जो मौलिक अधिकारों के ठीक है विपरीत है, ऐसा कोई भी कानून जिससे मौलिक अधिकारों को ध्यान में न रखे हुए बनाया गया है, उसके अगेंस्ट अगर बनाया गया है तो वो मान्य नहीं है, अमान्य है। दैट इज डिस्क्राइब द मीन्स फॉर द जुडिशियल रिव्यू। या तो डायरेक्टली याद रखेंगे लॉज इनकंसिस्टेंट और विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, मौलिक अधिकारों का संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है। तो हम जानते हैं क्या, इसका जो उल्लेख जो है पार्ट 3 में किया गया है, मीन्स भाग 3 में किया गया है। तो भाग 3 में इसका ठीक है उल्लेख किया गया है, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक डिस्क्राइब किए गए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के संविधान का भाग 3 संबद्ध है, ये किससे रिलेटेड है। तो अभी हम लोग देख के आए हैं भाग 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स डिस्क्राइब किए गए हैं, मीन्स मूल अधिकार का डिस्क्रिप्शन किया गया है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए 6 मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। तो हमें पता है कि इसे संसद के द्वारा ठीक है इसका विखंडन किया जा सकता है। और निलंबित कौन कर सकता है, मीन्स सस्पेंड कौन कर सकता है, इसे राष्ट्रपति सस्पेंड कर सकता है। तो निलंबित करने का पावर राष्ट्रपति के पास होता है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब उसके बाद देख लीजिए क्या कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है। तो हमें पता है ये सब अधिकारों का संरक्षक कौन होता है, न्यायपालिका होता है। मीन्स डायरेक्टली अगर क्या हो फंडामेंटल राइट्स का अगर कहीं पर भी उल्लंघन हो रहा तो हम लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जो इसका संरक्षक होता है। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मौलिक अधिकारों को निलंबित या सस्पेंड करने का आदेश कौन दे सकता है। तो पता है आप लोगों को निलंबित करने का आदेश कौन दे सकता है, राष्ट्रपति दे सकता है एट द टाइम ऑफ द इमरजेंसी। कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल 359 के अंतर्गत ये क्या कर सकता है, मौलिक अधिकारों को भी सस्पेंड कर सकता है। मैंने बताया था 20-21 को छोड़ के बाकी सबको सस्पेंड किया जा सकता है, सबको रोका जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको होता है। तो मैंने बताया था प्रतिबंध लगाना, भंग करना, ठीक है, रोक लगाना, ये सब किसके हाथ में होता है, संसद के हाथ में होता है। तो संसद क्या कर सकता है, भंग कर सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है, ठीक है, ये सारे काम किसके पास होते हैं, संसद के पास होते हैं। जहाँ आप लोग यहाँ से देख सकते हैं जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पे, तो देखो खंडन, भंग, निरस्त, प्रतिबंध, ये ठीक है ये हमारे संसद लगा सकते हैं।
चलिए आगे देखते हैं कि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। तो ये कहाँ से हमारे जो ठीक है फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए थे, यूएसए से लिए गए। तो यहीं पे इसको सबसे पहले संवैधानिक मान्यता भी मिली थी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो हमें पता है कहाँ से कहाँ तक डिस्क्राइब किए हैं, 12 से लेकर 35 तक इसका डिस्क्रिप्शन किया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक डिफाइन किया गया है। तो 12वां क्या बताता था, स्टेट को बताता था। उसी तरीके से 13वां क्या बताता था, 13वें में जो डिस्क्रिप्शन किया गया था, हमें पता है कि कोई भी अगर कानून बनाया जा रहा है वो अगर फंडामेंटल राइट्स को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो कानून ठीक है मान्य नहीं होगा। ये 13 कहता था। 14 से तो हमें पता ही है क्या, 14 से 18 तक इक्वलिटी, उसी तरीके से क्या 19 से 22 तक, ठीक है। उसके बाद फ्रीडम, उसी तरीके से आप देख सकते हैं सारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित किया है। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं हर एक का जो मूल कर्तव्य है उनको सबसे ज़्यादा इन्होंने क्या कहा है, आलोकित भाग माना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। ठीक है, गए थे की बात है। तो सबसे पहले 7 दिए गए थे, उसको घटाकर अब कितने हो गए, 6। ठीक है, इसमें से क्या किया था, एक संविधान को हटा दिया गया था, एक पार्ट को हटा दिया गया था जो कि क्या था, संपत्ति के अधिकार था, तो उसको हटा दिया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं, ऐसा क्यों। तो ऐसा पता है हम लोगों को, मूल अधिकार मूल क्यों कहलाते हैं, क्योंकि मानव के प्राकृतिक और अपर्देय अधिकार हैं ये। क्यों, क्योंकि ये जो होते दीज आर द जस्टिसेबल दैट इज़ इन्फोर्सेबल थ्रू द कोर्ट्स, कि इनका संरक्षक कोर्ट्स होता है। ठीक है, ये कोर्ट्स के द्वारा हमें ठीक है सुरक्षा प्रदान करते हैं। डायरेक्टली हम लोग कोर्ट भी जा सकते हैं, इनका उल्लंघन होने पर ये प्रोटेक्ट होते हैं यहाँ से। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार को क्या कहा गया है। तो अब ये देखो, भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो मूल संविधान का हिस्सा है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो मौलिक अधिकारों का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, मीन्स व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। आगे 14 क्या कह रहा है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है। तो मैंने क्या कहा था, ई ने कहा फ्रीडम चाहिए, तो ई ने कहा फ्रीडम चाहिए तो शोध करो और शिक्षा को बढ़ावा दो और निदान पाओ। तो मैंने क्या कहा था, इक्वलिटी जो थी 14 से 18 थी, फिर 19 से 22 में क्या कहा था फ्रीडम के बारे में, तो इक्वलिटी ठीक है समानता का अधिकार तो 14 से 18 में था। 15वां क्या कह रहा है क्वेश्चन, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए, या राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है, पहला है। दूसरा क्या कह रहा है, संविधान के भाग 3 में सूचित है, ये सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। अगला क्या कह रहा है, यह यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो हमें पता है ये तो सब यूएसए के संविधान के बिल से लिए गए तो उसी के तरीके से होंगे, बस थोड़ा ज़्यादा एलेबरेटेड है अपने इंडिया के। यह राज्य के, अब ये भी हमें पता है ये भाग 3 में है। तो जहाँ जहाँ पे पहले 4 है वो कट करो, तो ये कट हो गया। ठीक है, अब जहाँ जहाँ 2 है वो सही है। अब पहला देखो, तीसरा क्या कह रहा है, ये सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। तो इसका आर्थिक और राजनीतिक न्याय से कोई मतलब नहीं है, तो 2 भी गलत हुआ। जहाँ जहाँ 2 है उसको कट कर दो, तो ए वाला और पहला और दूसरा सही हो जाएंगे यहाँ पे। चलिए अगला क्या कह रहा है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेद में वर्णित है। तो अभी क्या बताया था मैंने, फ्रीडम, ये 19 से लेकर 22 में डिस्क्राइब किए गए हैं। अब देखिए ये यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, विद रिस्पेक्ट टू द फंडामेंटल राइट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला क्या कह रहा है, राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द 1978। तो ये बिल्कुल सही है। तो हमें क्या देखा था, ये 44वां जब संशोधन हुआ था 1978 में, ठीक है, उसमें क्या गया था ठीक है, राइट ऑफ प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया था, हटा दिया गया था। इससे एक क्या बना दिया गया था, लीगल एक्ट बना दिया गया था। तो पहला सही है। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन इज़ अवेलेबल टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया ओनली, नहीं ये नहीं, केवल ये जो है राइट टू एजुकेशन सबके लिए एलिजिबल है। अब नीचे यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन इज़ अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स ऑफ इंडिया एज वेल एज द फॉरनर्स। अब थर्ड क्या कह रहा है कि आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट्स द सिटीजन्स राइट टू मूव इन और आउट ऑफ द कंट्री, नहीं। तो 19 क्या केवल अधिकार देता है, ये अधिकार देता है कि इंडिया में आप कहीं पर भी घूम सकते हैं, 19 बताता है। और 21 क्या कहता है कि आप इंडिया से आ सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, ठीक है, और इंडिया में वापस आ सकते हैं। ये अधिकार जो है वो आर्टिकल 21 देता है।
तो दिख रहा है लास्ट के दोनों ही गलत हैं। तो हमें बताना क्या था, स्टेटमेंट। तो कह रहा है स्टेटमेंट करंट नहीं है, तो हमें दिख रहा है 2 और 3 करेक्ट नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। चलिए, अगर आप लोगों के लिए ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इससे जुड़ जाइए। थैंक यू।